मैं कैलाश सुंदरा आपका केसी क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर कैलेंडर पढ़ेंगे जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैलेंडर। ठीक है, अब देखिए कैलेंडर को बनाया किसने था। कैलेंडर को बनाने वाले पॉप ग्रेगरी थे। कौन थे? पॉप ग्रेगरी थे। ये निवासी कहाँ के थे? ये रोम के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? रोम के निवासी थे। एक करते क्या थे? ये रोम चर्च के पादरी थे। ठीक है, हम लोग जिस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं उस कैलेंडर को क्या कहा जाता है? उस कैलेंडर को ग्रेगरियन कैलेंडर, ग्रेगरियन कैलेंडर, ग्रेगरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर कहा जाता है। रोमन कैलेंडर कहा जाता है। ये जो रोमन कैलेंडर नाम पड़ा था, ये जो रोम के निवासी थे इसी के नाम पर ये रोमन कैलेंडर पड़ा था। अब देखिए, अब यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कैलेंडर के निर्माता कौन थे? क्या बनेगा? पॉप ग्रेगरी साहब थे। कहाँ के निवासी थे? रोम के निवासी थे। ये किस पद पर आसीन थे? आप कह सकते हैं रोम चर्च के पादरी थे। फिर हम लोग जिस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं उस कैलेंडर का नाम क्या है? ग्रेगरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर। अभी देखिए एक प्रश्न बना हुआ था, आपके पीसीएस में प्रश्न बना था। प्रश्न बना था पीसीएस में, भारत के राजपत्र में, भारत के राजपत्र में किस कैलेंडर का प्रयोग किया गया है? आपका उत्तर होगा रोमन कैलेंडर। ठीक है, अब देखिए 4-5 प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न बन गया किसने बनाया था? आपका उत्तर होगा पॉप ग्रेगरी। कहाँ के निवासी थे? आप बताएंगे रोम के निवासी थे। ये किस पद पर आसीन थे? आप बताएंगे रोम चर्च के पादरी थे। फिर हम लोग जिस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं उस कैलेंडर का नाम क्या था? ग्रेगरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर। फिर आपका प्रश्न बना था आपका कि भारत के राजपत्र में किस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है? आप बताएंगे रोमन कैलेंडर का। चलिए फिर आगे चलते हैं। कैलेंडर की इकाइयां। कैलेंडर की इकाइयां। कैलेंडर की इकाइयां। कैलेंडर की इकाइयां। देखिए कैलेंडर की 5 इकाइयां होती हैं। क्या होती हैं? कैलेंडर की 5 इकाइयां होती हैं। पूछा गया कि परीक्षा में इकाइयां, कैलेंडर की 5 इकाइयां होती हैं। देखिए इसकी पहली इकाई होगी दिन, इसको डे बोलेंगे। दूसरी इकाई होगी महीना, मंथ। तीसरी इकाई होगी वर्ष, ईयर। चौथी इकाई होगी अधिवर्ष, जिसको लीप ईयर बोलते हैं। पांचवी इकाई होगी शताब्दी, सेंचुरी। ठीक है, आपका पहला प्रश्न बन गया कि कैलेंडर की कितनी इकाइयां होती हैं?
आप बताएंगे 5 इकाइयाँ। कौन कौन सी होती है? दिन, महीना, वर्ष, अधिवर्ष और शताब्दी। फिर प्रश्न बनेगा कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई बताइए। क्या होगी? कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? दिन कहलाएगी। फिर प्रश्न बनेगा आपका कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई। कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाएगी? शताब्दी कहलाएगी। अब देखो यहां से 3 प्रश्न बन गया कि कैलेंडर की 5 इकाइयां होती हैं। कौन कौन सा? दिन, महीना, वर्ष, अधिवर्ष और शताब्दी। ज्यादा पूछा जाता है कि कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आप बताएंगे दिन। कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई क्या है, आप बताएंगे शताब्दी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर अब देखिए हम वर्ष की चर्चा करेंगे। ईयर, ईयर, वर्ष। अब देखिए वर्ष 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर। फिर दूसरा हो जाएगा अधिवर्ष। दूसरा क्या होगा? अधिवर्ष, जिसको बोलेंगे लीप ईयर। ठीक है, नोट करो। अब हम चर्चा करेंगे साधारण वर्ष के बारे में। साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। अब देखिए, अब जानिए इसके बारे में। जो सन, ऐसे लिख लो, जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा न कटे वह साधारण वर्ष कहलाता है। जैसे अगर हम 2001 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। 2004 में, 2002 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। फिर अगर हम बात करें 2003 में 4 से भाग करिए, नहीं कटेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं जिस सन में, यानी जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा न कटे, वो क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ कंसेप्ट है साधारण वर्ष का। हम कह सकते हैं कि किसी साधारण वर्ष में जो साल का पहला दिन यानी पहली जनवरी होती है, वो क्या कहलाएगी? ऐसे देख लो। अच्छा, लिख रहा हूं, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष हो गया। अब देखिए अगर मैं आपसे कह दूं कि पहली जनवरी है, क्या है? पहली जनवरी, और ये क्या है? 31 दिसंबर है। इसका मतलब होगा कि जो पहली जनवरी को दिन पड़ेगा, जो पहली जनवरी को दिन पड़ेगा, वही दिन कौन पड़ेगा? वही दिन 31 दिसंबर को भी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? वही दिन 31 दिसंबर को भी पड़ेगा। इसका मतलब साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन समान होता है कि साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन समान होता है। या ऐसे कह सकते हैं किसी साधारण वर्ष में जो दिन पहली जनवरी को होगा, वही दिन 31 दिसंबर को होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए
जैसे अगर मैं बात करूं आपसे 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार था। तो आप कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2021 को भी क्या होगा? 2021 को भी शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार होगा। यानी किसी भी साधारण वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है, यानी 1 जनवरी को होगा, वही क्या होगा? साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को होगा। जो साल का पहला दिन होगा वही साल का अंतिम दिन होगा। जैसे फिर देख लीजिए, अच्छा 1 जनवरी 2022, चलो हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं। चलो 1 जनवरी 2022 को अगर हम मान लेते हैं शनिवार था। क्या था? शनिवार था। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2022 को क्या होगा? शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार होगा। हो गया क्लियर? या ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई सन साधारण वर्ष है जो 1 जनवरी को दिन पड़ेगा, जो दिन 1 जनवरी को पड़ेगा, वही दिन कब पड़ेगा? वही दिन 31 दिसंबर को पड़ेगा। क्या पड़ेगा? वही दिन 31 दिसंबर को पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं फिर। अब लिखिए आदिवर्ष यानी लीप ईयर। जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा कट जाए, वह वर्ष अधिवर्ष कहलाता है। अधिवर्ष लीप ईयर क्या कहलाएगा? वह वर्ष अधिवर्ष लीप ईयर कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें 2004, देखो भाग करो 4 से, कट जा रहा है। फिर हम बात करते हैं 2008 की, ये भी 4 से भाग देने पर कटेगा। 2012 की 4 से भाग दीजिए, ये भी कटेगा 4 से। 2016 करेंगे, ये भी क्या होगा? 4 से कटेगा। इसका मतलब जिस साल में 4 से भाग देने कर पूरा कट जाता है, वो क्या कहलाएगा? वह अधिवर्ष कहलाएगा, मतलब लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, चलो नोट करो। अब देखिए अधिवर्ष में क्या होता है? अगर हम आपसे कह दें कि अगर सपोज दैट अगर यहाँ पे 2000 कोई ले लो, 2024 ले लीजिए। अगर मैं आप कह दूं कि 1 जनवरी क्योंकि 2024 क्या है? लीप ईयर है। अब कह दूं 1 जनवरी 2024 को, अब कुछ भी दिन मान लो, कुछ भी दिन मान लो। चलो अगर हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं यार? सोमवार मान लेते हैं। 1 जनवरी 2024 को सोमवार था। क्या है? 1 जनवरी 2024 को सोमवार था। तो आप ये बताओ कि 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा? अब देखिए इसका कंसेप्ट सिर्फ यही है कि जो साल का पहला दिन होगा, उस दिन में एक जोड़ देने से वो साल का आखिरी दिन कहलाता है। क्या कहलाएगा? साल का आखिरी दिन कहलाएगा। यहाँ पे सोमवार है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बे? ये मंगलवार मिलेगा।
क्या मिलेगा भाई? मंगलवार मिलेगा। यानी किसी भी लीप ईयर के साल के पहले दिन में एक जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? वो साल का आखिरी दिन कहलाएगा। नोट करिए। चलिए अब देखिए, अगर फिर आपको कह रहे हैं, सपोज दैट अगर हमें कह दिया कि 1 जनवरी 2024 को रविवार है, सपोज दैट क्या है? रविवार है, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा? इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ये सोमवार मिलेगा। क्या मिलेगा? सोमवार मिलेगा। फिर अगर मैं कह दूं कि 1 जनवरी 2024 को बृहस्पतिवार है, क्या है? बृहस्पतिवार है, तो आप कहेंगे 31 दिसंबर 2024 को क्या पड़ेगा? शुक्रवार पड़ेगा। एक जोड़ के आता है, ठीक है, नोट करिए। अब देखिए, एक प्रश्न यहां से बनता है शताब्दी वर्ष पे। शताब्दी वर्ष यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, कोई शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं? जैसे 1300, 1400, 1500, 1700। अगर मैं आपसे कह दिया ये सब क्या है? ये सब शताब्दी वर्ष हैं। क्या है? ये सब शताब्दी वर्ष हैं। 2000 हो गया, फिर 2100 हो गया, फिर 2200 हो गया, फिर 1800 हो गया। ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष हैं। देखिए, किसी भी शताब्दी वर्ष को हम ये बता पाएंगे कि वह लीप शताब्दी वर्ष है या नहीं है। तो कैसे पता लगेगा मुझे? किसी भी शताब्दी वर्ष में जब हम 400 से भाग करेंगे, 400 से भाग देने पर अगर वो पूरा कट जाएगा तो क्या कहलाएगा? शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा। अगर नहीं कटेगा तो शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। देखिए, जैसे आपका 1300 है, इसमें हम क्या करें? इसमें हम किससे भाग करेंगे? 400 से भाग करेंगे, कटेगा 2 जीरो, क्या हुआ? ये नहीं कटेगा, ये क्या होगा? ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। अब देखिए 1400 है, 1400 में क्या करेंगे? हम 400 से भाग करेंगे, ये कटेगा, क्या मिल गया आपका? 2 सत्ते 14, 7/2। कहाँ कटा? पूरा। ये भी नहीं कटा, ये भी क्या होगा? ये भी शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। अब देखिए 1500 हो गया। अब 1500 में आप क्या करेंगे? अब 400 से भाग करेंगे, ये भी नहीं कटेगा, ये भी क्या होगा? शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। अब देखिए 1700 में आप क्या करेंगे? 1700 में आप 400 से भाग करेंगे, कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। अब देखिए आता है 2000। अब 2000 में किससे भाग करेंगे? 400 से भाग करेंगे, ये क्या होगा? पूरा कट जाएगा। अब हम कह सकते हैं क्या? 2000 शताब्दी लीप वर्ष है। क्या है? शताब्दी लीप वर्ष है। अब देखिए 2100 में 400 भाग देने पर नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला? सिर्फ 2000 क्या मिला? शताब्दी लीप वर्ष मिला। अब देखिए थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसके बारे में। कोई शताब्दी वर्ष, यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, कोई शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं? कोई शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं? देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हम ये कह सकते हैं कि किसी शताब्दी वर्ष में किसी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने पर पूरा कट जाए, पूरा कट जाए तो वह शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगी। लीप
शताब्दी वर्ष कहलाएगी। ठीक है, किसी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए तो वह शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगी। जैसे देखिए 2000 क्या है, ये शताब्दी वर्ष है। अगर इसमें हम 400 से भाग करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया। हम कह सकते हैं कि 2000 क्या है, शताब्दी लीप वर्ष है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, किसी शताब्दी वर्ष में, किसी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे तो वह शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं कहलाएगी। लीप शताब्दी वर्ष नहीं कहलाएगी। जैसे अभी ऊपर बता चुका हूं, अगर हम 1300 में भाग करें 400 से, क्या कटेगा पूरा पूरा? नहीं कटेगा। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? लीप शताब्दी वर्ष नहीं कहलाएगा। जैसे फिर देख लीजिए